हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए यूपीपी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हिंदी की क्लास अब कंटिन्यू लेकर के आऊँगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बनाऊंगा जिसके माध्यम से और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको दूंगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारा कोटेशन रहेगा, माँ से करिए वादा वर्दी है लाना। इसी के साथ आइए हम लोग अपने इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित आपको प्रश्न करवाएंगे और प्रश्न वो हैं जो आपके यूपीपी या इसके आसपास के लेवल के जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अर्थात ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लाएंगे जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। चलिए सबसे पहले चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। और देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है बाबू। पहला क्वेश्चन आपका वीडियो एग्जाम में पूछा गया है। अब पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके साथ जो भी और जानकारियां होंगी उनको भी जानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है बताना है, अर्थात मूल रूप से वो दीर्घ स्वर नहीं है, उसका निर्माण होता है। तो बाबू देखिए आपका आ है, आपका ई है, आपका ऊ है, ये जो ओ है ना ये आपका नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएंगे। राइट जवाब डी वाला आपका हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब मैं आपको यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करता हूँ, समझते हुए चलिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए दीर्घ स्वर जानते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो याद रखिएगा इनकी संख्या है बाबू 7। कितनी है? 7 है, जिनमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। ठीक है। अब ये दीर्घ यहां से हटाइए तो मैं आपसे अगर पूछूं मूल स्वर कितने होते हैं बाबू, तो मूल स्वर की संख्या आप हमें बता दीजिए। मूल स्वर बाबू होते हैं आपके 4। कितने होते हैं? 4। अब वो है कौन कौन से? आ, ई, ऊ और आपके री। एक चीज और जानते रहिएगा, मूल स्वर और ह्रस्व स्वर एक ही जैसे होते हैं, अर्थात इनको ह्रस्व स्वर अगर आपसे पूछे तो इसकी भी संख्या ही 4 होती है। और क्या होता है, यही आ, ई, ऊ, री जो है आपके, यही ह्रस्व स्वर भी होते हैं। चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो स्वर से संबंधित आपको मैं कुछ चीजें मैंने बताया। स्वर क्या होते हैं जानते चलिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के अथवा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे ही स्वर कहा जाता है। ठीक है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा कहती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगेगा वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या कहती है, तो जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भी बाबू आपका वीडियो एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं दूसरे का राइट जवाब क्या होगा। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, आपको जवाब देना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। जो हिंदी है इसमें जो ध्वनियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो तनी आप थोड़ा सा जवाब दे दीजिए जल्दी। इसका राइट जवाब क्या होगा दूसरे का, बताइए। तो हिंदी में जो ध्वनियां हैं बाबू वो आपकी 2 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, यहां तक कोई अगर दिक्कत हो तो बताइए। चलिए समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी आपका वीडियो में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी आपका यूपी SSSC वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन ही है। चलिए कह रहा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसका जवाब दीजिए। तो बताइए बाबू मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको पता है तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए, फिर मैं आपको बताता हूं तीसरे का राइट जवाब आपका क्या होगा। बताइए जल्दी बाबू क्या होगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के आपको प्रकार बताना है, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि
कि जो मात्रा के आधार पर आपके स्वर हैं वो 3 प्रकार के तो हैं, लेकिन कौन कौन से हैं इसको भी जानते चलिए, तो आपको एग्जाम में थोड़ा जो है आसानी हो जाएगी कि इसको करने में। चलिए, सबसे पहला मात्रा के अनुसार पर क्या होता है, ठीक है, ह्रस्व स्वर होता है। क्या क्या होता है बाबू? पहला आपका होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगेगा बाबू, 1 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में आपका 2 मात्रा का समय लगेगा, और प्लुत स्वर के उच्चारण में 2 से ज्यादा अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है। ये आपका प्लुत स्वर कहलाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे और देखेंगे 4 का राइट जवाब क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपको जवाब देना है बाबू, जो आपकी जिह्वा है ना उसके आधार पर आपसे स्वर पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही क्या होगा इसका राइट जवाब। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बताइए बाबू कितने होंगे? 2 होंगे? बिल्कुल नहीं, 3 आपका राइट जवाब है। 3 कौन कौन से हैं ये भी जानते चलते हैं बाबू। जिह्वा के आधार पहला होता है अग्रस्वर, फिर आपका होता है मध्य स्वर, फिर आपका होता है पश्च स्वर, ठीक है। इसकी ट्रिक याद रख लीजिएगा, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। इस ट्रिक से जो है आप जान सकते हैं कि कौन जिह्वा के बीच में आता है, कौन पीछे आएगा और कौन आगे आता है, ठीक है। अब अगर आपको ट्रिक जो है दिक्कत कर रही हो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, तो अगर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आओ उल्लू पीछे पीछे, ठीक है। ऊ में आपका दोनों ऊ आ जाएगा, ठीक है, और आ में दोनों आ जाएगा, ओ हो जाएगा, और आओ उल्लू पीछे पीछे ये पश्च स्वर होते हैं। और आ को छोड़ो बीचे बीचे, आ को छोड़ो बीचे बीचे का मतलब जो आपका छोटा आ है वो बीच में छूट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो अग्र स्वर में आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। सब कुछ लिखना संभव नहीं बाबू, इसलिए कुछ बोल रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 1 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे बाबू? जवाब दीजिए जल्दी से। 1 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, बताइए। 1 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे, बताइए। 1 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? 5वें का आपको राइट जवाब देना है बाबू। क्या कहेंगे? तो उसको व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। 1 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं बाबू? व्यंजन कहते हैं। चलिए, व्यंजन के बारे में अब हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं, कुल व्यंजन, तो आपके 41 होते हैं बाबू, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन आपसे पूछे कि जो व्यंजन है वो व्यंजन, ये तो हिंदी में कुल व्यंजन है आपके, और वर्णमाला में जो व्यंजन की संख्या आपकी बताई गई है वो 33 है। कितनी बताई गई है बाबू? 33 बताई गई है। अर्थात इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं? मूल व्यंजन। क्या कहते हैं? मूल व्यंजन। तो बाबू मूल व्यंजन 33 है, लेकिन कुल व्यंजन आपके 41 हैं। कितने हैं? 41 हैं। याद रखिएगा, अब व्यंजन का ही टॉपिक आया है तो इससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको और बताता हूं, व्यंजन से ही रिलेटेड। तो कुल व्यंजन कितने हो गए आपके? 41। मूल कितने हो गए? मूल हो गए 33। चलिए,
स्पर्शीय व्यंजन कितने हैं, याद रखिएगा, स्पर्शीय, इनकी संख्या कितनी है बाबू, 25 है। ये कहाँ से है, का से लेकर आपके मा तक होते हैं, इन्हें स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं, सारे के सारे यहीं देख लीजिएगा। आपके उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं बाबू, उच्छिप्त या उच्छिप्त जो है ये कौन से हैं, 2 हैं। ठीक है, डा और ढा। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, ठीक है बताइएगा, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं बाबू, ये 4 हैं आपके। कौन से हैं, 4 हैं आपके अंतस्थ। ये हैं कौन कौन से, तो ये आपके या हैं, रा हैं, ला हैं और वा हैं। अर्थात या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए आगे मैं आपको बात करता हूं। इसी के साथ अब आप ऊष्म व्यंजन भी जानते चलिएगा। एक व्यंजन होता है बाबू ऊष्म व्यंजन। क्या होता है, ऊष्म व्यंजन, जिसके उच्चारण में ही ऊष्मा निकलती है। इसकी भी संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से हैं, सा, खा, सा, हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड एक और है, आगत व्यंजन कितने हैं बाबू। आगत व्यंजन आपके 2 हैं, जा है और फा है। इनके यहाँ बिंदी लगी रहती है, इनको आगत व्यंजन कहा जाता है। एक प्रकार और बचता है, जान लीजिए, संयुक्त व्यंजन। कौन सा है, संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या भी बाबू 4 है और इसका मतलब है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। इनका संयुक्त का मतलब होता है बाबू जुड़ा हुआ। अर्थात इनका जब 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो इनका निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं जो आपका छा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जो आपका छा, त्रा, ज्ञा और स्रा है, इनका निर्माण कैसे होता है, छा और त्रा। पहले इनका देखते हैं। तो छा का निर्माण होता है बाबू आधा का प्लस पेट चीरा सा से, त्रा का आधा ता प्लस रा से होता है। ठीक है, छात्रा। अब आपका अगला है ज्ञा। ज्ञा का निर्माण होता है आधा जा बाबू इया से। किससे होता है, यहां देख लेते हैं। ठीक है, ज्ञा का निर्माण आपका किससे होगा, तो आधा जा और प्लस इया से होता है। ठीक है, और श्रा का निर्माण आपका किससे होता है बाबू, सलजम वाला सा और प्लस रा से आपका श्रा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये थे आपके व्यंजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। ई, चा, छा, जा, जा, इया आदि का उच्चारण किससे होगा। उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है, जैसे कंठ है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, न दंतोष्ठ है। तो आपसे पूछ रहा है इसका उच्चारण किससे होता है बाबू, तो इसका उच्चारण आपके तालव्य से होता है। इसी को तालु भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कंठ से किसका उच्चारण होता है, ये भी जानते चलिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कंठ जो है, कंठ से आपका किसका उच्चारण होगा बाबू। चलिए देखते हैं। अब आपने तो तालु का जान ही लिया है, तो थोड़ा सा सबकी चर्चा मैं आपसे कर देता हूं। कंठ से किसका उच्चारण होता है जानिएगा, जो का वर्ग है, मतलब का, खा, गा, घा और आपका इंग्या, इनका जो है उच्चारण किससे होता है, कंठ से होगा। कंठ का मतलब क्या होता है बाबू, कंठ का मतलब होता है गले से होता है। कंठ का मतलब क्या होता है, गले से होता है। चलिए समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे आपसे मूर्धन्य की। मूर्धन्य से किसका उच्चारण आप लोग करेंगे। ठीक है, जो आपका मूर्धन्य होता है उससे आप किसका उच्चारण करते हैं, तो बताइए जल्दी से। मूर्धन्य से आपका जो टा वर्ग है, ठीक है,
टा वर्ग जानते हैं ना, टा वर्ग, टा ठा डा ढा ड़ा, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऊष्म व्यंजन पेट चीरा सा है उसका भी उच्चारण यही से हम लोग करते हैं। चलिए, ओष्ठ से पा वर्ग का उच्चारण होता है आपका, ठीक है। पा वर्ग जैसे पा, फा, बा, भा, मा है, तो ये ओष्ठ से होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम डिटेल में आपको करवाएंगे। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देते हुए चलिए, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए, चौथा ऑप्शन है विसर्ग, मैं ऊपर लिख लूंगा यहाँ, जो आपका डी ऑप्शन है, डी है विसर्ग, वहां लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता और जो उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सातवें का आपको राइट जवाब जल्दी से देना है, क्या होगा बाबू? सातवें का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? तो अभी मैंने ऊपर ही परिभाषा बताई थी बाबू कि इसके बारे में आपको बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। वो क्या है? वो आपके स्वर होते हैं बाबू। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। चलिए, अब स्वर आपको कुल कितने स्वर होते हैं? तो इनकी जो कुल संख्या है बाबू वो कुल है 11। कितने हैं? कुल 11 स्वर आपको पढ़ना है, ठीक है। हरिश्व स्वर कितने हैं? जैसे मैं यही समझ लीजिएगा, हरिश्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। मूल स्वर कितने हैं? मैंने चर्चा कर दिया है, 4 हैं, ठीक है। चलिए, संयुक्त स्वर कितने हैं? अब इसको मैंने नहीं बताया है, जान लीजिएगा यहीं पे। आपका जो संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त स्वर भी कितने हैं? 4 हैं। और वो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो ए और ओ, औ। अभी ऊपर ही पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने ओ वाला किया था। तो संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 होते हैं। चलिए, एक होता है आपका बाबू आगत स्वर। क्या होता है? आगत स्वर। इसका मतलब वो आया है, तो आगत में आपका आ आता है, जिसके ऊपर जो हम इस तरह लिखते हैं, ये बाहर से आया है, इसलिए इसे आगत स्वर कहा जाता है। चलिए, मैंने आपको बताया था, अब जान लीजिएगा अग्र स्वर। अग्र स्वर, ये जीभ की स्थिति के आधार मैंने ऊपर करवाया था, ये अग्र है, ये मध्य है, ये पश्च है, जिसमें हमने ट्रिक बताया था, आओ उल्लू आगे आगे, आको छोड़ो बीचे बीचे। तो जो आपका अग्र स्वर है उसमें कौन आएगा? अग्र में आता है ई ए ऐ, ठीक है। और मध्य में आपका आ जाएगा आ बाबू। और पश्चिम में क्या क्या आता है तो जानते रहिएगा। पश्चिम में आता है आपका बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। ओ औ, और आपका आ भी, जो मैंने ऊपर एक डॉक्टर वाला आ बताया था, ये आता है। चलिए, अब कुछ इससे रिलेटेड और टॉपिक्स हैं, जानते चलिएगा। संवृत स्वर क्या होते हैं? संवृत स्वर, ठीक है। तो संवृत स्वर क्या है और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है बाबू 4। कितनी है? 4। और ये है कौन कौन से? ई और उ, ये आपके संवृत स्वर कहलाते हैं। चलिए, अर्ध संवृत स्वर किसको कहते हैं, ये भी जानते रहिएगा। जो अर्ध संवृत स्वर, इनकी संख्या है 2। कितनी है? 2 है। वो है ए और ओ, ये आपके अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। तो इतना आपको मैंने जानकारी दिया, ये स्वर से संबंधित जानकारी हुई। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ ये है, ये है, ये है, छोटी ई आपका ये जो है दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, देखते हैं 9 का राइट जवाब। कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अभी मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन कितने हैं बाबू? अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। कौन सा? या, रा, ला, वा। तो ये वा जो है आपका, यही अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। इनकी कुल संख्या कितनी है बाबू? कुल संख्या है 4। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट है, अल्प्राण और महाप्राण। चलिए समझिएगा, प्राण का मतलब होता है
वायु से होता है। क्या होता है? वायु से होता है बाबू। और इसके आधार पर जो है हम ये जानेंगे कि कौन इसमें अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित हम आपको अभी और करवाएंगे, ठीक है। तो पहला अक्षर इसकी मैं आपको एक ट्रिक करवा दूंगा अल्प प्राण महाप्राण की, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अल्प प्राण पूछ रहा है हमसे, ठीक है, कौन सा है? तो बताइए भैया, अल्प प्राण इसमें कौन सा होगा? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, तो मैं जानूं। 10वें का राइट जवाब दीजिए जल्दी से, अल्प प्राण क्या होगा? तो आपका जो गा है ये अल्प प्राण है। जैसे हमने कहा का, खा, गा, घा, इंग्या। तो जैसे ये आपका पहला है अल्प प्राण, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण, ऐसे सीरीज चलती है, ठीक है। तो पहला अल्प, दूसरा महा, तीसरा अल्प, ऐसे लिख लिया करिए जिसका पूछे, और ऐसे अल्प महा अल्प गिन लिया करिए, आपको राइट जवाब मिल जाएगा बाबू। यही है एक प्यारी सी सुंदर सी ट्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आपसे पूछ रहा है घोष वर्ण कौन सा है? घोष का मतलब होता है झनकार बाबू। ये दो होते हैं सघोष और अघोष, ठीक है। तो स्वर तंत्रियों में अगर झनकार है तो सघोष और कम है तो अघोष। तो यही आपको बताना है इसमें से कौन सा है राइट जवाब। तो घोष अर्थात कौन सा है इसमें घोष? तो जो सघोष है इसी को हम लोग घोष भी कहते हैं, अर्थात समझिएगा घोष को ही क्या कहते हैं, इसी को बाबू सघोष भी कहा जाता है। चलिए, तो इसका राइट जवाब क्या होगा बताइए? जा ही होगा। अब यही आंसर है तो आगे पढ़ना ही नहीं है, लेकिन मैं आपको छांटना बता देता हूं कि आप छांटेंगे कैसे अघोष और सघोष को। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है बाबू, बस, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा लिखिए चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है। अब ऐसे लिखिए अघोष, अघोष, दो अघोष हो गए, फिर सघोष, सघोष और सघोष। ऐसे याद करिएगा कि दो अघोष लिखने के बाद सारे सघोष। तो पहले दो अक्षर चाहे जिसका पूछे, जैसे मैं कहूं मुझे टा का बताओ, तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे अघोष, अघोष, बाकी जो बचा सघोष। तो ये दो अघोष, बाकी के सघोष। आप ऐसे कर सकते हैं बाबू, ठीक है। तो जा हमसे पूछा था, जा हमारा सघोष है और सघोष को ही हम लोग घोष भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? जवाब दीजिए जल्दी से इसका राइट जवाब। ओष्ठ वर्ण आपका क्या है बाबू? तो ओष्ठ वर्ण आपका जो है वो ऊ दोनों होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये आपका ओष्ठ होता है, ठीक है, जिसमें एक ह्रस्व होता है और दूसरा दीर्घ होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। काकल्य वर्ण कौन सा है? जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है। काकल्य वर्ण किसे कहते हैं बाबू बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट जवाब दीजिए क्या है, जल्दी से बताइए। हा को काकल्य वर्ण कहा जाता है। किसको बाबू? हा को काकल्य वर्ण कहा जाता है। यहाँ ज़्यादा ऑप्शन लिख दिया गया है, ठीक है, ए बी सी और ये आपका डी हो जाएगा। तो हा को ही क्या कहा जाता है? काकल्य वर्ण कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन, या का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, बताइए क्या होगा जल्दी से। 14 का राइट जवाब क्या होगा? तो या का उच्चारण स्थान तालु से होता है बाबू। किससे होता है? तालु से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हम उच्चारण स्थान की एक अलग सी वीडियो लेकर के आएंगे। रा का विवरण आपको देना है। रा क्या है? रा है वत्स, रा है लुंठित, रा है सघोष और रा है अल्प प्राण। अर्थात पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा, आगे आपको पढ़ना ही नहीं है। तो बाबू अगर ये आप 15 क्वेश्चन किए होंगे
तो इसमें आपको बहुत सारी नई जानकारियां सीखने को मिली होंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को खूब शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है प्यारे साथियों।